हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 186, जिया के ब्रेन डैमेज का खतरा। तीनों ही बिल्कुल चुप होकर आदित्य को देखने लगे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तीनों को मार देगा। उन तीनों के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी आदित्य उन तीनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, वो तुम्हारी लेडी बॉस, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी दोस्त जिया ही है, और ये मैं उससे पहले से जानता हूँ। जिस दिन तुम लोगों ने उसे देखा था, और मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ आरव, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। आरव को आगे कुछ पूछा था, लेकिन वो आदित्य के अपने सामने खड़े होने की वजह से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। तभी प्रीति डरते हुए उससे बोलती है, जब जब आपको पता है कि वो हमारी जिया है, तो आपने उसे बोला क्यों नहीं? वो उस राज के पास क्यों है? उसका सवाल सुनकर आरव और रोहन प्रीति को देखते हैं। उसमें उन दोनों से ज्यादा हिम्मत है। तभी आदित्य उससे बोलता है, क्योंकि उस दिन उस पहाड़ी से गिरने की वजह से उसके सर में गहरी चोट आई, जिस वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है, और अगर उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की जाएगी तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं उसे दोबारा नहीं खो सकता हूँ। तभी रोहन उससे बोलता है, लेकिन बॉस, हम लेडी बॉस को ऐसे ही उसके पास तो नहीं छोड़ सकते हैं। वो कल भाभी से शादी कर रहा है, और उसने तो भाभी को उसकी रूही बना लिया है। तभी आदित्य सोफे पर जाकर आराम से बैठते हुए उससे बोलता है, वो मेरी बीवी है, और मैं जानता हूँ मुझे कब क्या करना है। वो राज उसे छू तक नहीं सकता है। शादी तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, लेकिन भाई, आप कब मिले थे जिया से, और अपने ने इतना सब कब पता लगा लिया? उसकी बात सुनकर आदित्य उससे बोलता है, पार्टी वाली रात के कुछ दिन पहले वो खुद मेरे सामने आई थी, मेरे हाथ पर पट्टी बांधने के लिए। मैं उसे देख रहा था, लेकिन वो वहां से चली गई। तब मुझे पता चला कि उसका नाम रूही है, और वो उस अरोरा के साथ रहती है। मैं इसलिए राज अरोरा के सामने नहीं लाया ये बात, क्योंकि जिया वहां सबसे ज्यादा सेफ भी है, और नहीं भी। अगर ऐसा कुछ उसे पता चलेगा तो वो बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड को भी मार चुका है अपने पागलपन की वजह से। उसकी बात सुनकर तीनों फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रोहन उससे बोलता है, मतलब रूही सच में उसकी गर्लफ्रेंड थी बॉस? तो आदित्य उससे बोलता है, उस लड़की का नाम क्या था? ये बात सबसे छुपी रह गई, क्योंकि उसने इस बात को छुपा दिया कि वो रूही थी या कोई और। उसकी बात सुनकर प्रीति बोलती है, ऐसे पागलों की गर्लफ्रेंड्स भी बहुत सारी बन जाती है, लेकिन जीजू, हमारी जिया उसे कैसे मिल गई? मतलब, मेरा मतलब। तभी आदित्य बोलता है, गोली लगने की वजह से बीवी उस पहाड़ी से गिरी तो थी, लेकिन ये अरोरा को वो मिली तो उसने उसे हॉस्पिटलाइज्ड करवाया। 6 महीने बाद वो होश में आए, और उसे राज ही अपने सामने दिखा। राज ने उसे अपनी फेवरेट कहानी बताई, और बीवी उसकी कहानी सुनकर रूही बन गई। वो उसे हॉस्पिटल से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया। उस टाइम उसका बिजनेस यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद वो उसे लेकर यही वापस आया। उसे लगा कि उसे वो नाम देने से वो सबसे छुप जाएगी। ये बोलते हुए आदित्य हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर प्रीति तुरंत आरव के पीछे खड़ी हो जाती है। उसे हमेशा से आदित्य की हंसी से डर लग जाता था, क्योंकि वो तभी हंसता था जब वो कुछ बड़ा करने वाला हो। लेकिन वो आदित्य कपूर की बीवी है, चाहे वो कहीं भी रहे, वापस उसे मेरे पास ही आना होगा। इतना बोलकर आदित्य सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उन लोगों से बोलता है, सो जाओ बीवी, जल्दी ही इस मेंशन में जिया आदित्य कपूर बनकर वापस आएगी। वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वही उसे जाता हुआ देखकर तीनों पहले तो आदित्य की पूरी बातों को अच्छे से कुछ देर शांत रहकर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आरव सोफे पर आराम से बैठते हुए बोलता है, हाँ चलो, इतनी मेहनत के बाद फाइनली भाई ने बोला तो कि वो ही जिया है। वो जिस तरह से इतना रिलैक्स होकर बैठा हुआ था, उसे देखकर उसके एक साइड रोहन और दूसरी साइड प्रीति बैठ जाते हैं। तभी रोहन बोलता है, लेकिन जो तुमने आज किया ना, उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम जिंदा बचने वाले हो। आखिर इतनी हिम्मत लाए कहाँ से तुम? तभी आरव उसे घूरते हुए बोलता है,
तुम दोनों को क्या पता मैंने ये करने से पहले कितने भगवान याद कर लिए। मैंने तो मोम को भी याद कर लिया क्योंकि भाई ने उन्हीं की वजह से मुझे छोड़ा, वरना आज तो मैं। वो ऊपर की तरफ देखने लगता है, तभी प्रीति उसके गले लगते हुए बोलती है, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव। उसकी बात सुनकर आरव भी उससे बोलता है, आई लव यू टू बेबी। उन दोनों का प्यार देखकर रोहन उठते हुए बोलता है, रूम में जाओ तुम दोनों। वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। दोनों मुंह बनाकर उसे देखते हैं, फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। आज रात एक खुशी सबके मन में थी कि फाइनली जिया जिंदा है, वो वापस आएगी, लेकिन एक तरफ एक डर भी सभी के मन में था कि कल क्या होने वाला है। आदित्य के रूम में आदित्य फिर से अपने लैपटॉप ऑन करके देखते हुए सिगरेट पी रहा था, क्योंकि लैपटॉप में रूही बैठी दिख रही थी, उसके हाथ में मेहंदी लग रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। आदित्य शांति से उसे देखता रहता है। अरोरा विला। रूही के हाथ में पूरी मेहंदी लग चुकी थी तो एक लड़की उससे बोलती है, मैम आप सर को प्यार से क्या बुलाती हैं? आप वो नाम बता दीजिए, हम आपके हाथ पर लिख देते हैं। उसकी बात सुनकर रूही खुद से बोलती है, प्यार से? नहीं, मैं प्यार से कुछ नहीं बुलाती हूँ, मैं तो सिर्फ राज बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़की उससे बोलती है, कोई बात नहीं मैम, हम वही लिख देते हैं। वो लोग और रूही के हाथ पर लिखने लगती है, तभी अचानक से राज आकर रूही की आंख पीछे से बंद कर देता है। रूही डर जाती है, जिससे उसकी मेहंदी थोड़ी खराब हो जाती है। वो खुद भी डर जाती है। वो जल्दी से उसे सही करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मेहंदी अपना असर दिखा चुकी थी। वो लड़की देखती है न ही राज का ध्यान मेहंदी पर है और न ही रूही का, तो वो उसे वैसे ही डिजाइन दे देती है। उसे देखकर दूसरी लड़की भी वही करती है। तभी राज रूही की आंख से हाथ हटाते हुए बोलता है, बेबी तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाती हो? मैं ही तो हूँ और कौन ही आएगा तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर रूही को वो साया याद आ जाता है जो 2 बार उसके पास आ चुका है। इस वजह से रूही अब ज्यादा डरती है। वो उससे बोलती है, नहीं मैं डरी नहीं थी। तभी राज रूही का हाथ मेहंदी से भरा हुआ देखते हुए बोलता है, वाओ बेबी तुम्हारे हाथों पर ये मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, मन तो कर रहा है अभी तुम्हारे हाथों को चूम लूं, लेकिन ये मेहनत खराब हो जाएगी। उसकी बात से रूही को जैसे गुस्सा आने लगता है, वही वो दोनों लड़कियां सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। तभी राज उन दोनों से बोलता है, आपका काम पूरा हो गया है। वो दोनों जी सर बोलती है। तभी राज उन्हें जाने को बोल देता है। वो दोनों वहां से निकल जाती है। राज रूही के सामने बैठते हुए उससे बोलता है, बस आज की रात और कल से हम एक होंगे, और हाँ कल से तुम मुझे अपने पास आने से भी नहीं रोकोगी, मेरी होने वाली बीवी। वाओ बीवी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। उसके मुंह से बीवी शब्द सुनते ही जैसे रूही के दिमाग में कुछ चलने लगता है। कोई किसी को परेशान करते हुए बार बार बीवी बीवी करते हुए उसके पीछे घूम रहा था। रूही कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके सर में दर्द सा होने लगता है तो रूही अपने हाथ से अपना सर पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी राज उसका हाथ पकड़ लेता है। रूही उसे देखती है तो राज उससे बोलता है, मेहंदी खराब हो जाएगी बेबी। लेकिन तुम्हें क्या हो रहा है? उसकी बात सुनकर रूही परेशान होते हुए बोलती है, राज मेरा सर फट जाएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर राज उसे उठाकर बेड पर लिटाते हुए जल्दी से इंजेक्शन लेकर आता है और रूही के हाथ में लगाते हुए बोलता है, कुछ देर में ये दर्द चला जाएगा बेबी, थोड़ा सहन करो। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। इंजेक्शन की वजह से जैसे रूही के शरीर में सुस्ती छाने लगती है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी वो उससे बोलती है, राज क्या तुम मुझे पहले भी ये बीवी वर्ड से बोलते थे? उसके मुंह से ये सवाल सुनकर राज उससे बोलता है, बेबी अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम सो जाओ, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो रूही को सुलाकर रूम से बाहर आता है और अपने रूम में आ जाता है और खुद से बोलता है, ये इंजेक्शन इतने टाइम से देने के बाद भी ये सब कुछ पूरी तरह से क्यों नहीं भूल रही है? अगर ऐसे ही कभी रूही को अपने पास्ट के लोगों के चेहरे भी याद आने लगे तो नहीं नहीं, मैं उसे सबसे हाई डोज दूंगा जिससे उसे कभी कुछ याद ही नहीं आएगा।
वो धीरे से रूही के रूम में वापस आता है और देखता है रूही सो चुकी है, तो वो दूसरा इंजेक्शन लेकर धीरे से उसके हाथ में लगा देता है। रूही नींद में होने की वजह से दर्द से थोड़ा हिलने लगती है, लेकिन तभी वो उसे फिर से सुला देता है और अपने मन में बोलता है, सॉरी बेबी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जा सकती हो। जिस दिन तुम मुझे मिली थी उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी रूही माना, इतना प्यार किया, और अगर तुम अपने पास्ट को याद करके मुझे छोड़कर चली गई तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा? नहीं ना, इसलिए ये जरूरी है। उसने रूही को एक बार में 2 इंजेक्शन दे दिए थे। रूही पूरी तरह से सो चुकी थी। राज अपने रूम में चला जाता है। आधी रात का समय। एक बच्ची छोटा सा बाथरोब पहने हुए पूरे रूम में हंसते हुए भाग रही है। वही एक लड़की शादी पहने हुए उसके पीछे टॉवल लेकर भागते हुए उससे बोलती है, बच्चे रुक जाओ, मैं थक जाऊंगी, देखो रुक जाओ वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। वो वही बैठ जाती है। वो बच्ची रुककर उस लड़की को देखती है तो उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलती है, आप गुस्सा मत होना, प्लीज ना, ये लो, मैं नहीं दौड़ रही, पहना दो मुझे यूनिफॉर्म। उसकी बात सुनकर वो लड़की उस बच्ची को देखती है। वो मुंह बनाकर खड़ी हो गई थी तो वो लड़की मुस्कुराते हुए उसे यूनिफॉर्म पहना देती है। तभी वहां एक लड़का आता है तो वो बच्ची जल्दी से उसके पास जाकर उससे बोलती है, मुझे स्कूल नहीं जाना है आज। तो वो लड़का उससे बोलता है, स्कूल तो जाना होगा और बाहर कार भी रेडी है, तो बीवी इन्हें रेडी करो। उसकी बात सुनकर वो बच्ची गुस्सा हो जाती है। वो लड़की उस लड़के को देखती है तो वो लड़का उस बच्ची से बोलता है, आज बाहर घूमने कौन जाना चाहेगा? अगर कोई चलना चाहता है तो मैं ले जा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है और जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी करो ना, मुझे स्कूल से वापस भी तो आना है, फिर हम घूमने जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो दोनों हंस देते हैं। वो लड़की उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी उस बच्ची का हाथ उस लड़की के हाथ से छूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उस बच्ची के गिरते ही रूही जोर से चिल्लाते हुए नींद से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एपिसोड 187, मिशन शादी न होने देना। रूही खुद से बोलती हैं, ये हो क्या रहा है? मुझे क्यों ये सब दिखाई दे रहा है जैसे मैं पहले से शादीशुदा हूँ? और वो बच्ची, वो कौन है? कहीं राज मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? मुझे कुछ दिनों से यही सब क्यों दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ये सब महसूस किया हो, मैंने जिया हो ये सब। और वो बच्ची, वो मेरी वजह से गिर गई, मेरी गलती की वजह से वो गिर गई। रूही खुद से ही बोले जा रही थी। उसे इतनी सुध नहीं थी कि वो क्या क्या बोले जा रही है। वो अपना सर अपने घुटनों में छिपाकर रोने लगती है। सुबह का समय। स्वर्ण मेंशन। आदित्य अपने रूम में किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी वहां रोहन आता है। वो कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए देखता है आदित्य किसी से फोन पर बात कर रहा था, तो वो चुप खड़ा हो जाता है। तभी आदित्य फोन कट करते हुए आकर कॉफी का कप लेकर कॉफी पीने लगता है और रोहन को देखता है तो रोहन उससे बोलता है, बॉस, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ आज? उसकी बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए उससे बोलता है, जो करना है तुम्हें ही करना है रोहन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मिस्टी की हेल्प लेनी होगी। उसकी बात रोहन समझ नहीं पाता है तो वो उससे बोलता है, मिस्टी की हेल्प? आदित्य उससे बोलता है, क्योंकि उसके बिना तुम ये काम पूरा नहीं कर पाओगे जो मैं तुम्हें करने को कहने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर रोहन उससे बोलता है, बॉस, भाभी को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप बस ऑर्डर दीजिए। तभी आदित्य अपने लैपटॉप में लगी एक पेन ड्राइव रोहन की तरफ फेंकता है। रोहन तुरंत उसे कैच कर लेता है। तभी आदित्य उसे बोलता है, आगे का काम तुम्हें करना है, इसका सही यूज किस टाइम पर किया जा सकता है? रोहन उस पेन ड्राइव को देखते हुए बोलता है, बॉस, इसमें ऐसा है क्या? आदित्य उठकर जया और आरोही की फोटो को छूते हुए बोलता है, इसमें वो है जो किसी को उसकी मौत के करीब लाने के काम करने वाला है। उसकी बात सुनकर आगे रोहन कुछ नहीं पूछता है और उससे बोलता है, ओके बॉस, काम हो जाएगा। इतना बोलकर रोहन वहां से निकल जाता है। वही आदित्य कॉफी पीते हुए बालकनी में आ जाता है। अरोरा विला।
राज रूही के रूम में आकर देखता है रूही कमरे में नहीं थी तो वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसे बालकनी में से कोई आवाज आती है। वो जल्दी से वहां जाकर देखता है तो रूही अपने बाल सुखा रही थी। ये देखकर राज एक चैन की सांस लेता है और रूही के नजदीक आ जाता है। रूही ने अभी तक उसे नहीं देखा था। वो झटके से अपने बाल पीछे करती है जिससे उसके बालों से पानी के छींटे राज के चेहरे पर आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके रूही के और नजदीक आकर उसके बालों को स्मेल करने लगता है। रूही ने अभी तक ये महसूस नहीं किया था लेकिन तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। रूही के दिमाग में अचानक से वो साया आ जाता है। वो डर से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है और अचानक से पीछे मुड़ती है तो राज खड़ा था। राज जैसे ही रूही को इतना घबराया हुआ देखता है तो तुरंत उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा राज। रूही ने अपने दोनों हाथों से अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉवल को जोर से पकड़ रखा था। राज उसे देखता है। रूही कांपने लगी थी। वो उसके हाथ से टॉवल को लेकर साइड में रखते हुए उसके हाथ की मुठ्ठियां खोलता है। रूही उसे देख रही थी। राज उसके हाथ की मेहंदी देखते हुए बोलता है, वाओ बेबी, देखो तुम्हारी मेहंदी कितनी डार्क हुई है और देखो मेरा नाम। तभी उसकी नाम रूही के हाथ पर लिखे नाम पर जाती है। उसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है तो अपना सर टेढ़ा करते हुए रूही से बोलता है, बेबी मेरे नाम का फर्स्ट वर्ड आर है ना? रूही सवालिया नजरों से उसे देखती है तो राज चिल्लाकर उससे पूछता है या नहीं? रूही उसके इतनी तेज चिल्लाने से डर जाती है। तभी वो उससे बोलती है, हाँ 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 है। तो राज अपने दांत पीसते हुए उसे बोलता है, फिर तुम्हारे हाथ पर आर की जगह पर ये एक क्यों लिखा हुआ है? उसकी बात सुनकर रूही अपना हाथ देखती है। उस पर सच में ए लिखा हुआ था। वो उससे बोलती है, ये पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, वो तो आर लिखा था उन लोगों ने, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता है राज। उसकी बात सुनकर राज उसे गुस्से में रूम में लाते हुए बेड पर बिठा देता है और मेहंदी का कोन उठाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं इसे बदल दूंगा, मुझे तुम्हारे हाथ पर तुम पर किसी और का नाम बर्दाश्त न होगा। राज पागलपन कर रहा था। रूही अपना हाथ पीछे खींचने लगती है तो राज उससे बोलता है, क्या कर रही हो बेबी, बिल्कुल शांत बैठो, अगर अभी मेरा नाम हटा तो मैं कुछ भी कर दूंगा। ये सुनकर रूही डर जाती है लेकिन तभी वो हिम्मत करके राज से बोलती है, राज ये नहीं हटेगा, जो एक बार लिखा जाता है वो जल्दी हटता नहीं है और इस पर कुछ और लिखा हुआ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसका रंग डार्क हो चुका है। उसकी बात सुनकर राज हंसते हुए उससे बोलता है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है बेबी। वो उस कोन से उसे कुंवार बना देता है लेकिन सिर्फ वो ऊपर दिखाई दे रहा था। तभी वो उससे बोलता है, मैं तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहता हूँ इसलिए ये हटना नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से, वरना मैं उसे कैसे भी हटा दूंगी। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ चुके थे तो राज को जाता हुआ देखती है तो उससे बोलती है, राज क्या सच में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? उसकी बात सुनकर राज के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर रूही को देखता है जो अपने जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी राज उससे बोलता है, हम आज शादी कर रहे हैं रूही, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। वो वहां से चला जाता है। वही रूही की आंख से आंसू उस आर पर गिर जाता है जिसे रूही जल्दी से साफ करती है तो वो आर फिर से हट जाता है और वही ए फिर से दिखाई देने लगता है। उसे देखकर रूही खुद से बोलती है, ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? शहर से कुछ दूरी पर बना एक घर। रूही उस घर के अंदर डेकोरेशन करवा रही थी। तभी उसकी एक एम्प्लॉय उससे बोलती है, मैम ये घर ऐसा क्यों है जैसे यहाँ इंसान आते ही न हो? उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, मुझे तो लग रहा है जैसे कितने सालों से यहाँ कोई आया भी न हो। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है रोहन उसे फोन कर रहा था। वो कुछ दूरी पर आकर फोन उठाती है तो रोहन उससे बोलता है, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। उसकी बात सुनकर मिस्टी तुरंत उससे बोलती है, क्यों, मुझसे क्यों मिलना है तुम्हें? तभी रोहन उससे बोलता है, मिस्टी कुछ जरूरी बात करनी है, लेडी बॉस से जुड़ी है, मैं अपनी बात नहीं करने वाला हूँ तो प्लीज मुझे एड्रेस दो तुम जहाँ भी हो। उसकी बात सुनकर रूही उससे बोलती है,
सुनो, मेरे ऑफिस जाओ, वहां पर एक लड़का तुम्हें एक बॉक्स देगा, उसमें कपड़े होंगे, उसे पहनो और मैं जो एड्रेस भेज रही हूँ वहां पर आओ। रोहन उससे बोलता है, मैं चेंज क्यों करूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं कि मुझे अपना रूप बदल कर आना पड़े, तुम एड्रेस दो, मैं आ रहा हूं। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, तुम कभी मेरी बात सुन नहीं सकते हो ना? अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो कुछ सोच कर ही बोल रही होंगी ना, हर बार गुस्से से काम नहीं होता है मिस्टर रोहन, तो चुपचाप ऑफिस जाओ, मैं एड्रेस भेज रही हूँ तुम्हें। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। रोहन अपने फोन को देखता है तो खुद से बोलता है, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती है क्या, जो जब देखो तब मुझे डांटती और सुनाती रहती है। तभी उसके फोन पर मस्सा आता है। रोहन उसे देखता है तो अपने फोन को घूरने लगता है। मिस्टी ने मैसेज किया था, अपना दिमाग को फालतू की बातें सोचने में मत लगाओ, ऑफिस जाओ, और हाँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। रोहन मुंह बनाते हुए मिस्टी के ऑफिस निकल जाता है। स्वर्ण मेंशन। प्रीति को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि आदित्य ने किसी प्लान को पूरा करने का ऑर्डर भी दे दिया है। वो मिस्टी को फोन लगाती है, मिस्टी एक बार में ही फोन उठा लेती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उस गधे राज ने रूही से शादी कर ली तो। उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, प्रीति तू हमेशा खुद डरती है तो साथ में मुझे क्यों डरा देती है यार? वैसे ही मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। अभी रोहन यहाँ आ रहा है, उसे मुझसे पता नहीं क्या बात करनी है। तभी प्रीति उससे बोलती है, रोहन को ऐसे टाइम पर भी तुझसे मिलने की पड़ी है। तभी मिस्टी उससे बोलती है, नहीं यार, वो बोल रहा था कि उसे जिया से जुड़ी कोई बात करनी है मुझसे बस, इसलिए वो यहाँ आ रहा है। चल मैं फोन रखती हूँ, मुझे यहाँ अभी बहुत काम करवाना है। उसकी बात सुनकर प्रीति उसे बोलती है, मिस्टी सुन। मिस्टी उससे बोलती है, हाँ बोल। तो प्रीति उससे बोलती है, मिस्टी, अगर जीजू ने जो सोचा होगा वो नहीं हुआ और वो गधा उससे शादी करने लगा तो प्लीज तू कुछ करना, शांति से मत बैठना प्लीज। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, प्रीति, मुझे ये डेकोरेशन भी करवाने का मन नहीं हो रहा है अगर उसने। तभी एक कार वहां आकर रुकती है तो मिस्टी उससे बोलती है, प्रीति, मैं फोन काटती हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। वो फोन कट करके उस कार के पास जाती है। वो देखती है राज आया था। राज बाहर आकर मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी, डेकोरेशन पूरा हुआ या नहीं अभी तक? उसकी बात सुनकर मिस्टी उससे बोलती है, यस मिस्टर अरोरा, हो रहा है, बस थोड़ा टाइम और। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, मतलब मैं रूही को ला सकता हूँ? मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। तभी राज उससे बोलता है, और हाँ मिस मिस्टी, मेरे सिर्फ एक मेहमान रहने वाले हैं, बाकी मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बीवी की सुंदरता को कोई और देखे भी। ये सुनकर मिस्टी उसे ऐसे देखती है जैसे वो पागल हो। तभी उनके पीछे एक दूसरी कार वहां पहुंचती है। उसे देखते ही मिस्टी खुद से बोलती है, ओह गॉड, कहीं इसमें रोहन तो नहीं? इसे भी अभी आना था, ये राज भी यही है, अब मैं क्या करूं, कहीं ये उसे पहचान न ले। मिस्टी डर गई थी। तभी एक लड़का उस कार से बाहर आता है। मिस्टी और राज उसे देखते हैं। उसने मिस्टी के ऑफिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसी की कैप और उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो चलकर मिस्टी के पास आता है। तभी राज उससे बोलता है, हु आर यू, कौन हो तुम? मास्क हटाओ अपने चेहरे से। उसकी बात सुनकर वो लड़का मिस्टी को देखता है तो मिस्टी राज से बोलती है, वो मिस्टर अरोरा, ये मेरा ही एम्प्लॉय है, यहाँ पर कुछ सामानों की जरूरत थी तो मैंने वही मंगवाया था, ये वही लेकर आया है। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ मेरे एम्प्लॉयज के अलावा और कोई नहीं आने वाला है। राज उस लड़के को देखते हुए मिस्टी से बोलता है, लेकिन इसने अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया हुआ है? तो मिस्टी उसे देखती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वो उससे बोलती है, वो इसमें चेहरे पर एक एक्सीडेंट की चोट का निशान है और मेरे वकर्स लोगों की नज़रों में बुरे दिखे, ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए बस ये अभी मास्क लगा कर रख रहा है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, ओके, तो आप काम खत्म करवाएं, मैं कुछ देर में यहाँ पहुँचता हूँ अपनी होने वाली वाइफ को लेकर। लेकिन सुनिए, मुझे उस टाइम आपके एम्प्लॉयज यहाँ नहीं चाहिए।
मिस्टी हाँ में सर हिला देती है तो राज वहां से निकल जाता है। मिस्टी उसे जाता हुआ देखकर एक चैन की सांस लेती है। तभी वो उस लड़के को घूरते हुए बोलती है, तुम्हें अभी आना जरूरी था क्या? कुछ देर बाद नहीं आ सकते थे? अभी अगर वो तुम्हें पहचान जाता तो? तभी वो लड़का मिस्टी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर एक पेड़ के पीछे आकर उसे खड़ा करते हुए अपना मास्क हटा देता है। एपिसोड 188, रूही ने देखा एस्टन का चेहरा। वो लड़का मिस्टी को उस पेड़ से टिकाते हुए खड़ा कर देता है। मिस्टी उसे देखती है तो वो उसके दोनों साइड अपने हाथ रखते हुए अपना मास्क उतार देता है। एक पल को तो मिस्टी उसे देखती ही रह जाती है। ये देखकर कि मिस्टी उसे देख रही है, रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी मिस्टी अपना ध्यान हटाते हुए उससे बोलती है, तुम क्या यहाँ मॉडलिंग करने आए हो? उसकी बात को रोहन समझ नहीं पाता है तो वो उससे बोलता है, क्या बोल रही हो मिस्टी? तभी मिस्टी उसे बोलती है, ऐसे बन के आने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है मॉडलिंग करने आए हो तुम। और जल्दी बोलो क्या काम है तुम्हें? उसकी बात सुनकर भी रोहन एक स्माइल के साथ उसे देखता रहता है। तभी मिस्टी उसे घूरते हुए उसके गाल पर थपकी देते हुए बोलती है, मिस्टर रोहन होश में आ जाए। तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टी उसे देखती है तो वो उससे बोलता है, मैं होश में ही हूँ मिस्टी, और हाँ मुझे तुमसे सच में कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टी उसे देखती है तो रोहन उसे बोलता है, वो मेरा मेरा अंजलि के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो तो एक प्रोजेक्ट की वजह से मैं उससे मिला था और मैंने कभी किसी और लड़की को देखना भी नहीं चाहा है क्योंकि मैं तुमसे। उसकी बात मिस्टी के सीधे दिल तक जा पहुंच रही थी। वो उसे बहुत प्यार से देखे जा रही थी। तभी पीछे से एक लड़की मिस्टी को आवाज देती है, मैम। ये सुनते ही मिस्टी तुरंत रोहन के मुंह पर हाथ रख देती है और उससे चुप रहने को बोलती है। रोहन उसे देखने लगता है। तभी मिस्टी देखती है वो लड़की अभी भी वही है तो वो रोहन से कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वो देखती है रोहन ने पहले ही मास्क लगा लिया है। मिस्टी उसे लेकर बाहर आ जाती है। वो लड़की दोनों को देखती है तो मिस्टी उस लड़की से बोलती है, बोलो प्रिया। तभी प्रिया उससे बोलती है, वो मैम। मैम ये कौन है? मिस्टी रोहन को देखती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अब इसे क्या बहाना दे तो वो उससे बोलती है, वो ये मेरा। तभी रोहन बोलता है, बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टी उसे देखती है। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अंदर जाते हुए बोलती है, मैम वो बस आपको पूरी डेकोरेशन एक लास्ट चेकिंग के लिए पूछने आई थी मैं तो। लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाइएगा। वो अंदर चली जाती है। तभी मिस्टी रोहन से बोलती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। उसकी बात पूरी होती कि रोहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अंदर ले जाता है और दोनों सारी डेकोरेशन देखने लगते हैं। तभी मिस्टी झटके से रोहन का हाथ अपने कंधे से हटा देती है। रोहन उसे देखता है तो वो उससे बोलती है, दूर रहो थोड़ा। वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक खींच लेता है। मिस्टी उसे घूरती है। तभी रोहन उसे बोलता है, मेरे पास शादी के बीच में प्ले करने के लिए कुछ है, तुम उसके लिए यहाँ पर इंतजाम करवा सकती हो क्या? कम से कम स्क्रीन्स तो होनी चाहिए। मिस्टी उसे देखती है। उसकी आंखों से लग रहा था वो ये बोलते हुए मुस्कुरा रहा है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, ओके मैं करवाती हूँ। वो अपने कुछ एम्प्लॉय को बुलाती है और उनसे कुछ बात करती है। वो सभी ओके मैम बोलकर चले जाते हैं। मिस्टी रोहन से बोलती है, लाओ दो मुझे वो। रोहन उससे बोलता है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, ये मैं खुद करूँगा। उसकी बात सुनकर मिस्टी उसे बोलती है, लेकिन रहूंगी मैं भी यहाँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। क्योंकि इतनी बड़ी शादी में सिर्फ 2 ही गेस्ट इनवाइट है, एक मैं और। रोहन सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोलता है, दूसरा कौन? तो मिस्टी उसे बोलती है, कोई मिस्टर एस्टन है। राज अरोरा उन्हें फैमिली से बढ़कर मानता है, शायद तभी तो वो जरूर शादी में रहने वाला है। उसकी बात सुनकर रो कुछ सोचने लगता है। अरोरा विला। राज विला वापस आ चुका था। विला में काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। वो सीधे रूही के रूम में जाता है तो देखता है रूही अपने बेड पर बैठी हुई है। वो जैसे ही अंदर आता है रूही खड़ी हो जाती है। तभी राज उससे बोलता है, बेबी तुमने अभी तक रेडी होना स्टार्ट नहीं किया।
और मैंने किसी को ऑर्डर दिया था तुम्हें रेडी करने के लिए। क्या वो अभी तक आई नहीं? उसकी बात सुनकर रूही कोई जवाब नहीं देती है। तभी एक सर्वेंट बाहर से राज से बोलता है, सर मेरे को रेडी करने के लिए 2 लोग आए हुई है। ये सुनकर राज उससे बोलता है, चलो फिर जल्दी से उन्हें अंदर भेजो। वो ओके सर बोलकर चला जाता है। कुछ देर में 2 लड़कियां अंदर आती हैं तो राज उनसे बोलता है, चलो आप लोग जल्दी से रूही को रेडी करिए। मैं चाहता हूँ मेरी रूही आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की। उसकी बात सुनकर एक लड़की उससे बोलती है, ये सर हम मैम को बिल्कुल वैसा ही रेडी करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तभी राज उनसे बोलता है, हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि कुछ देर में मैं इन्हें लेने आऊंगा। उसकी बात सुनकर वो दोनों उसे ओके बोलकर रूही के सामने आ जाती है। राज रूही के गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है, मैं आता हूँ तुम्हें लेने ओके रूही। रूही उसे देखती रहती है। वो चला जाता है। तभी एक लड़की रूही से बोलती है, मैम आइए। रूही उन्हें देखती है तो वो लड़की रूही का हाथ पकड़कर उसे लाकर चेयर पर बिठा देती है। वो रूही के बाल खोलती है तो रूही के बाल लंबे होने की वजह से फर्श तक आ जाते हैं। वो लड़की रूही से बोलती है, वाह मैम आपके बाल कितने अच्छे हैं, लगता है आप इन्हें कटवाती नहीं है। उसकी बात रूही सुनती है। तभी दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, जरूर सर को मैम के बाल बहुत पसंद होंगे, तभी तो मैम ने इतने लंबे बाल रखे हैं। रूही अपने बाल छूते हुए बोलती है, हाँ शायद। वो लोग अपना काम करने लगती है। वही रूही उनकी कही बातों को सोचते हुए खुद से बोलती है, क्या राज को सच में मेरे बाल पसंद है? वो शांत होकर बैठ जाती है। वही राज अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो उठाते हुए बोलता है, जी मिस्टर एस्टिन। एस्टिन कुछ बोलता है तो राज मुस्कुराते हुए बोलता है, बस मैं रेडी हो चुका हूँ। आप कहाँ है आज? आपको तो हमारी शादी में रहना ही है। तभी आस्तीन उससे कुछ बोलता है तो राज जल्दी से बाहर आता है। वो सामने देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि एस्टिन सामने खड़ा हुआ था। राज उससे गले लगता है तो एस्टिन उससे बोलता है, बस जल्दी से तुम्हारी शादी बिन किसी प्रॉब्लम के पूरी हो जाए। उसकी बात सुनकर राज उससे बोलता है, कोई परेशानी नहीं होगी, रूही रेडी है और मैं भी। वो उससे वही बैठकर बात करने लगता है। वही रूही को वो दोनों लड़कियां चेंज करने को बोलती है तो रूही चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर में वो वापस आती है। उसने रेड वाइट लहंगा पहना हुआ था। वो दोनों उसे रेडी करने लगती है। उसका दुपट्टा बनाकर उसके कंधे पर डालती है और उसके जुड़े से अटैच करके उसकी चुनरी उड़ा देती है। वो दोनों रूही को देखती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी तो वो दोनों मुस्कुराते हुए उसे बोलती है, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं, इसलिए सर आपसे इतना प्यार करते हैं। चलिए हम चलते हैं मैम। वो दोनों बाहर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही रूही गेट लॉक करने आती है। तभी उसे हंसने की आवाज आती है तो वो बाहर आकर नीचे देखती है। हॉल में देखते ही वो शॉक्ड रह जाती है। रूही सामने बैठे एस्टिन को देखकर घबराने लगी थी, जिसने आज अपने चेहरे से मास्क हटाया हुआ था। उसे देखते ही रूही की आंखों के सामने कुछ सीन्स चलने लगते हैं। रूही उसे देखते ही जल्दी से अपने रूम के अंदर भागकर रूम लॉक कर लेती है और वहीं बैठकर अपना सर पकड़ लेती है। रूही के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। वो अपना सर पकड़ लेती है। उसे बहुत तेज चिल्ला की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। रूही की सांसें तेज हो गई थी। तभी राज रूम का दरवाजा खटखटाता है तो रूही और ज्यादा डर जाती है। राज उससे बोलता है, रूही बेबी गेट खोलो, तुम रेडी हो गई हो ना? रूही इतना ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। वो खुद को संभालते हुए उठती है और टेबल पर रखा पानी पीती है और जाकर कांपते हाथों से गेट खोलती है तो राज सामने खड़ा था। वो रूही को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। रूही उसके पीछे देखने लगती है। तभी राज उससे बोलता है, वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जरा देखो खुद को। वो उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के सामने खड़ा कर देता है। तब जाकर रूही खुद को देखती है। उसने पूरा रेड कलर का लहंगा पहना था, उसमें व्हाइट स्टोन से डिजाइन थी। उसके सर पर लगी चुनरी भी उसी से मैचिंग थी। गले में व्हाइट रेड नेकलेस, कानों में मैचिंग ईयरिंग, मांग में उसी के जैसा मांगटिका, हाथों में लाल चूड़ियां, होठों पर रेड लिपस्टिक। रूही जैसे ही खुद को देखती है
अचानक से उसे मिरर में खुद का चेहरा दिखता है, लेकिन थोड़ा अलग। उसमें उसने हैवी मांग पट्टी पहनी थी, उसने नथ पहनी हुई थी, वो उसमें थोड़ी अलग लग रही थी। रूही उसमें अपने आप को देखकर खुद को देखती है जैसे वो पहले वैसी रेडी हुई थी। तभी राज उसे पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए बोलता है, चले मेरी जान। तभी रूही उससे बोलती है, राज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही राज का दिमाग खराब हो जाता है तो रूही का हाथ जोर से पकड़ते हुए बोलता है, अभी चलते हैं। वो उसे लेकर बाहर आने लगता है। तभी रूही जल्दी से अपना फोन उठा लेती है। राज उसे लाकर कार में बिठा देता है। रूही कार में बैठी हुई सामने खड़े एस्टन को देख रही थी, जिसने अभी मास्क लगा लिया था। अचानक ही रूही की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो कार का गेट खोलने वाली होती है कि इतने में राज कार में आ जाता है और कार वहां से निकल जाती है। यही मिरर में पीछे खड़े एस्टीन को ही देखती रहती है। उसने अनजाने में अपने हाथ की चूड़ी को दूसरे हाथ से दबाते हुए तोड़ दिया था, जो उसके हाथ में चुभ गई थी। लेकिन रूही के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था कि उसे उसका दर्द भी महसूस नहीं होता है। कुछ देर बाद कार उस घर के सामने आकर रुकती है। राज रूही को देखता है, वो अपनी ही दुनिया में खोई थी। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर लेकर आता है और अंदर लेकर आता है तो देखता है पूरा हॉल और वो घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। 4 बड़े बड़े स्क्रीन चारों तरफ लगे हुए थे। उसके अंदर आते ही मिस्टी और वो लड़का दोनों उसे सामने ही मिल जाते हैं। वो दोनों से बोलता है, ये स्क्रीन्स। वो दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं। वो उन दोनों को देखता है, दोनों रूही को देख रहे थे। तभी राज अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, मिस मिस्टी। मिस्टी नाम सुनते ही रूही अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है। मिस्टी और रो दोनों एकटक उसे ही देख रहे थे। मिस्टी की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी राज फिर से मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी, मैंने पूछा ये स्क्रीन्स क्यों लगवाई है आपने? उसकी बात का मिस्टी कोई जवाब ही नहीं दे रही थी तो रोहन उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाता है। मिस्टी होश में आती है तो रोहन उससे बोलता है, सर इन स्क्रीन्स के बारे में पूछ रहे हैं मैम। मिस्टी उससे बोलती है, वो मिस्टर अरोरा ये आपकी हो रही शादी को दिखाएंगे, माना गेस्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से लगवाए हैं। राज उससे बोलता है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है। तभी वो मिस्टी से बोलता है, अभी पंडित जी आए नहीं होंगे, तब तक मैं रूही को रूम में ले जाता हूँ। वो रूही का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से ऊपर उसके रूम में ले जाता है। मिस्टी की आंखों से आंसू उसके गाल पर गिर जाते हैं। एपिसोड 189, रूही के सामने जिया की कहानी। राज रूही को रूम में लेकर आता है और वहां रखे सोफे पर बिठाते हुए उससे बोलता है, रूही तुम यहाँ बैठो, एक काम करो, तुम रेस्ट करो, जब पंडित जी आ जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ, ओके बेबी। इतना बोलकर राज बाहर से रूम को लॉक करके नीचे चला जाता है। वही रूही ये नहीं समझ पाई थी कि रूम लॉक हुआ है। वो खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। शायद वो उस घर के पीछे की तरफ का रूम था, क्योंकि वहां पीछे बड़ा सा तालाब था जिसमें कमल लगे हुए थे और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। रूही शांति से आंखें बंद किए खड़ी रहती है, एस्टन का चेहरा याद करते ही जैसे रूही के अंदर कुछ तूफान सा उठ रहा था। वो उससे परेशान हो रही थी। स्वर्ण मेंशन। प्रीति परेशान सी हॉल में घूम रही थी, उसे घबराहट हो रही थी। आरव उसे देखता है तो उसके पास आकर उससे बोलता है, प्रीति क्या हुआ है? तो प्रीति उससे बोलती है, तुम इतने चिल कैसे हो आरव? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। चलो ना, हम चल कर रूही को सब याद दिलाते हैं, शायद उसे याद आ जाए, प्लीज चलते हैं ना। उसकी बात सुनकर आरव उससे बोलता है, प्रीति तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, और अगर हम अभी जाकर रूही के सामने सब कुछ बताते हैं तो सोचो, अगर उसकी हालत खराब होने लगी तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज समझो, हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रीति उदास हो जाती है। वो फिर से वही घूमने लगती है। वही आरव वही बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी आदित्य नीचे आता है। प्रीति उसे देखते ही रुक जाती है। आरव भी तुरंत खड़ा हो जाता है। आदित्य ब्लैक कोट सूट पहने पहले के अंदाज में लग रहा था। वो सीधे बाहर जाने लगता है। तभी आरव उसे बोलता है, भाई आप। उसने इतना ही बोला था कि प्रीति उसे चुप करा देती है। आदित्य वहां से अपनी कार से निकल जाता है तो आरव प्रीति से बोलता है,
प्रीति तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तभी प्रीति उससे बोलती है, आरव तुम्हें जितना बोलना था जिस टाइम पर बोलना था बोल दिया था, तो अभी ऐसे टाइम पर बोलना या पूछना सही नहीं होगा। अब सिर्फ हम इंतजार कर सकते हैं। शादी वाला घर। रूही अभी भी वही खड़ी थी, तभी उसके फोन पर कुछ मैसेज आता है। वो जाकर उसे ओपन करती है तो उसमें एक अनजान नंबर से उसे कुछ भेजा गया था। रूही उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क कम होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रहा है। रूही खुद से बोलती है, ये क्या है और किसने मुझे भेजा है? गलती से भेजा है क्या? नीचे मिस्टी ने रूही को देखा था तो उसकी आंखें भर गई थी। वो अपने आंसू काफी देर से छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ देर में वो उसकी आंख से बाहर आ ही जाते हैं। रोहन जैसे ही देखता है वो मिस्टी को अपनी तरफ करते हुए उसके आंसू पोंछने लगता है। मिस्टी उसे देखने लगती है तो रोहन न में सर हिला देता है। गेट से अंदर आ रहा एस्टीन ये देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पर उसकी पकड़ कर जाती है। वो मास्क लगाए हुए रोहन को घूरते हुए बोलता है, ये यहाँ है तो जरूर कुछ होगा। तभी सीढ़ियों से नीचे आता हुआ राज एस्टन को देखता है तो उसे आवाज देते हुए उसके पास आते हुए बोलता है, मिस्टर एस्टन आप कहाँ रह गए थे? उसके बोलते ही रोहन और मिस्टी दूर होकर गेट पर खड़े एस्टन को देखने लगते हैं। एस्टीन उसे देखते हुए खुद से बोलता है, मुझे इस बेवकूफ के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए। ये जरूर फंसेगा, क्योंकि ये काम ही वही करता है। जब इस गधे को खुद आज तक ये पता नहीं चला कि इसकी नाम की गर्लफ्रेंड सच में कौन है। वो अपनी ही सोच में था। तभी राज उससे बोलता है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। एस्टीन उससे बोलता है, तुमने यहाँ सब चेक किया है न? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसकी बात सुनकर राज एक बार घूमकर चारों तरफ देखता है, फिर एस्टिन से बोलता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एस्टीन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है मिस्टी और वो लड़का दोनों उन्हें ही देख रहे हैं। तो वो उससे बोलता है, नहीं कुछ नहीं, शादी का समय हो रहा है और तुम्हारे पंडित जी नहीं आए अभी तक। ये सुनकर राज मिस्टी को देखता है। मिस्टी कुछ बोलने वाली होती है, तभी वहां पर एक पंडित जी अंदर आते हैं। उनके साथ एक बंदूक लिया हुआ गार्ड अंदर आया। पंडित जी को देखते ही मिस्टी रोहन से बोलती है, इन्हें तो मैंने लेट आने को कहा था, ये अभी क्यों आए? अगर ये लेट आ जाते तो मैं इसकी फीस थोड़ी न कम कर देती। रोहन मिस्टी को शांत कराते हुए बोलता है, हम जितना इजी इस राज को ले रहे हैं उतना ये लग नहीं रहा है। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। तभी राज उस गार्ड को जाने को बोलता है और पंडित जी से बोलता है, चलिए पंडित जी, शादी करवाए, और ऐसी करवाइएगा कि हम दोनों कभी अलग न हो, न कि कभी उसके दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी आए। पंडित मुस्कुराते हुए जी सर बोलकर जाकर मंडप में एक तरफ बैठ जाता है। तभी मिस्टी उसके पास आकर गुस्से में उससे बोलती है, पंडित जी मैंने आपको लेट आने को कहा था ना, फिर आप अभी क्यों आ गए? आपको पैसे कमाने की इतनी क्या पड़ी है? उसकी बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए मिस्टी से बोलते हैं, बेटी अभी शादी का मुहूर्त हो चुका है तो हमें आना पड़ा, और हम नहीं आते तो ये शादी कैसे पूरी होगी? मिस्टी उसे देखती है। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे, उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उठकर जाकर रोहन के पास खड़ी हो जाती है। तभी पंडित जी राज को बुलाते हैं। राज आकर मंडप में बैठ जाता है। रूही का रूम। रूही काफी देर से उस फोटो के ओपन होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मजाल हो जो वो दिख जाए। वो उठकर वापस से खिड़की के पास जाने लगती है, तभी वो फोटो ओपन हो जाती है। रूही एक बार दूर से ही मुड़कर उसकी तरह देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से आकर देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो फोटो एक एल्बम में थी, उसमें आदित्य, जिया और आरोही की फोटोज थी। वो फोटो देखते ही जैसे रूही के दिमाग पर जोरदार असर होता है। उसके हाथ से फोन छूट जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगी थी। कुछ सीन्स किसी मूवी की तरफ चल रहे थे। रूही अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो जाकर दीवार से लगाते हुए वही बैठते हुए खुद से बोलते लगती है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ये। वो अपने सर को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाती है, मैं नहीं हूँ ये। वो रोने लगी थी। नीचे पंडित जी बोलते हैं, कन्या को लेकर आओ। मिस्टी हाँ बोलकर जाने लगती है। तभी राज उठते हुए बोलता है,
मैं लेकर आता हूँ, मेरी बेबी मेरे साथ ही मंडप में आना चाहती है। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वही मिस्टी बोलती है, अगर आज ये शादी पूरी हो गई ना तो रोहन, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी कभी, तुम्हारी क्या तुम में से किसी की शक्ल नहीं देखूंगी और पहले इस राज को गोली मार दूंगी। तुम्हारे पास तो दो गुण होती है ना, एक मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर रोहन उसे घूरते हुए बोलता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं यहाँ शादी एंजॉय करने आया हूँ। तुम्हें लगता है मैं यहाँ हूँ और ये शादी हो भी पाएगी? अगर ऐसा कुछ होने वाला भी होगा तो तुम्हारे मारने से पहले मैं इसे मार दूंगा। तुम तो जेल भी जा सकती हो, लेकिन मैं इसे मारने के बाद जेल भी नहीं जाऊंगा। मिस्टी अपने बगल में खड़े रोहन को आंखें बड़ी करके देखने लगती है, जो शांति से सामने देख रहा था। रूही का रूम। राज जैसे ही उस रूम में पहुंचता है, वो सामने देखते ही भागकर रूही के पास पहुंचता है। रूही को किसी के छूने का एहसास होते ही वो डर कर पीछे होने लगती है। वही राज उसे देखते ही उसे गले लगा लेता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, शांत शांत, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है रूही, मैं हूं ना। रूही उसे देखती है तभी राज उठता है और रूही की पर्स से वो इंजेक्शन निकालते हुए बिना उससे कुछ बोले उसके हाथ में वो इंजेक्शन लगा देता है। रूही राज को देखने लगती है तभी राज उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, अभी ठीक हो जाओगी रूही, मैं तुम्हारा ये दर्द नहीं देख सकता हूँ, बस 2 मिनट। रूही को सुस्ती सी छाने लगती है, वो शांत होने लगती है तभी राज उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है, चले नीचे, तुम्हारी जरूरत है मुझे। राज रूही की चुनरी को उसके सर पर सही करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगता है। रूही बेड पर पड़े फोन की उस फोटो को जाते हुए देखती रह जाती है। राज उसे लेकर नीचे आता है। मिस्टी और रोहन, पंडित जी और एस्टन सभी रूही और राज को देख रहे थे। राज रूही का हाथ पकड़कर उसे लाकर अपने बगल में बिठा लेता है। रूही बैठ तो जाती है लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बैठे एस्टन पर जाती है। जैसे वो अपने दिमाग में वो फोटो एस्टन सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पंडित जी शादी की विधियां शुरू करवा देते हैं। रूही के मंडप में बैठते ही मिस्टी को घबराहट होने लगी थी। वही रोहन अपने हाथ में उस पेन ड्राइव को पकड़े न जाने किस टाइम का इंतजार कर रहा था। एस्टीन अपने हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम देखते हुए सामने देखत है और पंडित जी से बोलता है, अभी शादी पूरी होने में और कितना समय लगेगा? उसकी बात सुनकर पंडित जी उसे देखते हुए बोलते हैं, अब ये शादी है, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं कि पढ़ते ही साइन कर लिया जाए, थोड़ा समय तो लगेगा न। और वैसे भी आज हम सिर्फ मिस्टर अरोरा सर की ही शादी करवाने के लिए आए हैं। जल्दी जल्दी शादी के मंत्र पढ़ेंगे और एक मंत्र गलत हो गया तो आपकी ही शादी में संकट आ जाएगा सर। आप बताएं, जल्दी शादी करवानी है या आराम से करवाए? राज उससे बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ हम हमेशा साथ रहे, तो आप आराम से ही करवाए शादी, हमें कोई जल्दी नहीं है। पंडित जी एस्टिन को देखकर हंस देते हैं। एस्टीन जैसे ही उन्हें हंसते हुए देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो खुद से बोलता है, ये सच में बेवकूफ़ी है। शादी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तभी पंडित जी बोलते हैं, कन्यादान कौन करेगा? कन्या की फैमिली को बुलाए। रूही राज को देखती है तभी राज पंडित जी से बोलता है, मैं ही रूही की फैमिली हूँ और ये मेरी, तो आप कन्यादान की रस्म छोड़िए और आगे की विधियां करवाए। पंडित जी उसे घूरते हुए आगे की पूजा करवाने लगते हैं। रूही के मन में कुछ चल रहा था, वो बार बार राज को देखती तो कभी एस्टिन को देख रही थी। राज पंडित जी से बोलता है, पंडित जी अब फेरे कर ले। पंडित उसे घूरते हुए बोलते हैं, ठीक है, आपको इतनी जल्दी है तो। वो खुद खड़ा हो जाता है और रूही को खड़ा करने वाला होता है कि तभी वहां लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में एक वीडियो क्लिप चलने लगती है। उसकी आवाज से सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं लेकिन रूही ध्यान ही नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम खुद को और अपनी प्यारी सी बच्ची को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से इस पेपर पर साइन करो। रूही को अचानक से एक पहाड़ी, उस पर खड़ी घबराई हुई जिया और सामने बंदूक लिए अभिषेक जो अचानक से याद आ जाते हैं। रूही तुरंत उस क्लिप को देखने लगती है।
उसमें एक आदमी एक लड़की के सामने बंदूक किए खड़ा था। वही वो लड़की एक छोटी सी बच्ची को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। रूही जैसे जैसे उस वीडियो को देख रही थी उसे वही सब खुद के साथ हुआ सा दिखाई देने लगता है। वो घबराहट से अपने लहंगे को अपनी मुट्ठी में भरने लगती है। एपिसोड 190, जिया को याद आए आरोही की मौत। वो सुनते ही सभी उस वीडियो को देखने लगते हैं। वही रूही ने अब तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो जैसे ही उन शब्दों को सुनती है वो उन स्क्रीन्स पर देखने लगती है। उसमें वो लड़की एक रोती हुई छोटी सी बच्ची को अपने पीछे करते हुए उस आदमी से बोल रही थी, मेरी बच्ची को जाने दो, उसने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है अंकल, ये आपकी बेटी है। तभी वो आदमी उससे बोलता है, मेरी दुश्मनी उससे नहीं तुझसे है, जल्दी इस पर साइन कर वरना आज तू जान से जाएगी। वो क्लिप की बातें जैसे रूही को कुछ याद दिलाने लगी थी। उसके सर में दर्द होने लगा था। वो अपने सर को पकड़ लेती है। तभी वो बच्ची रोते हुए उस लड़की से बोलती है, प्लीज जीव को छोड़ दो ना, देखो मेरी जीव रो रही है। उस बच्ची को रोते देखकर वो लड़की उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, आरू बच्चे रो मत, कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में, आप जाओ घर पर, सब आपका वेट कर रहे हैं आरू। सामने जिया और आरोही का नाम उस लड़की और उस बच्ची पर देखकर मिस्टी भी शॉक थी। मिस्टी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे जैसे सामने जिया और आरोही ही लगने लगी थी। वही रूही आरू नाम सुनते ही वही बैठे हुए खुद से बोलती है, आरू, मैं, आरू। उसे देखते ही एस्टन खुद से बोलता है, ये क्या वीडियो चलने लगी और इसमें जिया और आरोही कहाँ से आ गई। तभी वो जोर से राज से बोलता है, राज ये क्या है, तुम शादी पर ध्यान दो, बंद करवाओ इसे। वो सुनते ही राज जो बहुत ध्यान से उस वीडियो को देख रहा था वो मिस्टी से बोलता है, मिस मिस्टी ये सब क्या है, बंद करवाए इसे। मिस्टी गुस्से से उसे घूरती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वही रोहन वो उस जगह पर था ही नहीं। तभी राज रूही को देखता है जिसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे देखते ही राज के दिमाग में कुछ आता है। वो जबरदस्ती रूही का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है, रूही चलो फेरे शुरू करने हैं। रूही को कोई सुधि नहीं थी। उसका सारा ध्यान उस चल रही क्लिप पर ही था। राज पंडित से बोलता है, पंडित जी मंत्र पढ़ो। पंडित उसे घूरने लगता है। तभी राज रूही का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगता है। रूही उस क्लिप को देख ही रही थी कि अचानक से वो आदमी एक गोली चलाता है उस लड़की की तरफ। लेकिन वो गोली उस बच्ची को लग जाती है क्योंकि वो उसकी पीठ पर लग गई थी। उसे देखते ही वो लड़की जोर से चिल्लाती है, आरू रू 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 रू। ये देखते ही रूही रुक जाती है। उस बच्ची को गोली लगते ही रूही भी जोर से चिल्ला देती है, नहीं ही। लेकिन तभी वो खुद से बोलते लगती है, आरू को मार दिया, मेरी आरू को मार दिया। ये सुनते ही मिस्टी रूही को शॉक्ड और खुशी दोनों से देखने लगती है। वो रोहन को अपने आसपास देखने लगती है लेकिन रोहन वहां नहीं था। राज भी रूही को देखता है। वो पागलों को तरह कुछ बोले जा रही थी। वो एस्टिन को देखता है। एस्टिन इशारे से उसे कुछ बोलता है तो वो जबरदस्ती रूही को लेकर फेरे लेने लगता है। और रूही वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं रही थी लेकिन अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है। वो अपने सामने पीठ किए एक अनजान इंसान को अपना हाथ पकड़े देखती है तो झटके से उसका हाथ छोड़ देती है। राज तुरंत रूही को देखता है तो उसके कंधे से पकड़ते हुए उससे बोलता है, रूही क्या कर रही हो तुम, हमारी शादी हो रही है और तुम फेरे के बीच में ये सब कर रही हो। रूही पीछे जाते हुए उससे बोलती है, मेरी आरू मर गई, मेरे हाथ में मर गई मेरी बच्ची, उसको मार दिया, अंकल ने मेरी बच्ची को मार दिया। राज उसके हिलाते हुए बोलता है, क्या बोल रही हो रूही, किसी ने किसी को नहीं मारा है, तुम रूही हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी रूही हो। वो उसका हाथ अपने बाजुओं से हटाते हुए गुस्से में बोलती है, नहीं हूँ मैं रूही, नहीं हूँ, मैं जिया हूँ, मार दिया मेरी बच्ची को। आदित्य, आदित्य। वो अपने आसपास देखने लगती है। वहां मिस्टी खड़ी थी। तभी रोहन भी वहां आ जाता है लेकिन वो उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए अपने आसपास किसी को ढूंढ रही थी। तभी वो गेट देखते ही बाहर की तरफ भागने वाली होती है कि राज उसका हाथ पकड़ लेता है। वही ये सब देखकर एस्टन शॉक्ड हो गया था। वो खुद से बोलता है, इस बेवकूफ से मैंने ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी।
कुछ नहीं होने वाला है इससे। मुझे जो डर था वही हुआ। राज उससे बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो, हम शादी कर रहे हैं न, चलो। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो जबरदस्ती उसे मंडप की तरफ खींचने लगता है, तभी उसे आवाज आती है, हाथ छोड़ो लेडी बॉस का। ये सुनकर वो राज के पीछे देखती है तो उसे मास्क पहने आदमी दिखता है। तभी राज पीछे देखते हुए उससे बोलता है, तुम एक मामूली से नौकर मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। गार्ड्स, वो तेज आवाज में बोलता है। लेकिन तभी रोहन अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। उसे देखते ही राज शॉक्ड हो जाता है। वो रूही का हाथ पकड़े हुए ही उससे बोलता है, मिस्टर रोहन, ये क्या कर रहे हो? तभी रोहन उससे बोलता है, मैंने कहा लेडी बॉस का हाथ छोड़, वरना मुझे तेरे सर में इस बंदूक की गोलियां डालने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। ये सुनते ही राज शॉक्ड हो जाता है। वो रूही को देखता है। वो उसका हाथ छोड़ देता है तो वो वहां से बाहर की तरफ भाग जाती है। बाहर खड़े गार्ड उसे रोकने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने आदित्य के गार्ड्स आ जाते हैं। राज दौड़ते हुए उसके पीछे आता है तो देखता है बाहर दूर दूर तक उसके गार्ड्स पर रोहन के गार्ड्स ने बंदूक तान रखी थी। राज पागल सा हो गया था। वो अपने एक गार्ड से बंदूक लेते हुए रोहन की तरफ तान देता है। ये देखकर पीछे खड़ी मिस्टी घबरा जाती है। रोहन एक मजाक होता देख हंसने लगता है, लेकिन तभी राज पीछे देखते हुए हंसने लगता है तो रोहन थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो पीछे देखता है तो पीछे मिस्टी पर एस्टीन ने बंदूक तान रखी थी। उसे देखते ही रोहन के अंदर पहली बार थोड़ा सा डर जागा, क्योंकि मिस्टी को एस्टन किसी भी समय गोली मार सकता था। राज ये देखते हुए रोहन से बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ हो और मैं कोई इंतजाम नहीं करवाऊंगा तुम्हारे लिए? ये तुम दोनों लैला मजनू इतनी देर से साथ में हो और मुझे समझ नहीं आएगा। रोहन अपनी गन नीचे करते हुए बोलता है, उसे छोड़, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। ये सुनकर एस्टन उससे बोलता है, इसके लिए अभी टाइम नहीं है रोहन। वो तो भाग गई, लेकिन तू जरूर मरेगा आज। तुम लोगों ने मेरे प्लान्स को खराब करने का सोच के ही रखा है, तो धीरे धीरे तुम सब मरोगे। उसकी बात सुनकर रोहन उसे पहचानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। तभी एस्टीन मिस्टी पर गोली चलाने की वाला होता है कि अचानक से एक गोली उसके हाथ में आकर लगती है। ये देखते ही वहां खड़े सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एस्टन के हाथ से बंदूक जाती है। वो अपना हाथ देखकर दर्द से चिल्ला देता है। रोहन मौका पाते ही राज के हाथ पर मारता है, जिससे उसकी बंदूक जाकर दूर गिरती है। मिस्टी दौड़कर रोहन के पास आ जाती है। तभी वो सभी उस मंडप की तरफ देखते हैं जहां से गोली चली थी। सामने खड़े पंडित ने गोली चलाई थी। ये देखकर सिर्फ रोहन को छोड़कर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो पंडित अपने चेहरे से एक पतला सा मास्क निकाल देता है और बोलता है, अरे यार, मैं तो इससे परेशान था और अब इस आदमी ने इरिटेट कर दिया। उसे देखते ही एस्टन, मिस्टी और राज तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। सामने कुर्ता पजामा पहने, हाथ में बंदूक लिए आरव खड़ा था। मिस्टी खुद से बोलती है, आरव। आरव एस्टन के पास जाते हुए उससे बोलता है, ये मास्क हटा, आज मुझे देखना है तू है कौन जिसने मेरी दोस्त को मारने की कोशिश की। वो उसका मास्क हटाने वाला होता है कि तभी वो आरव को धक्का दे देता है। आरव झटके से पीछे गिर जाता है तो रोहन जल्दी से जाकर उसे संभाल लेता है। एस्टीन पीछे के रास्ते से वहां से भाग जाता है। रोहन और आरव उसे देखते हैं। राज अकेले खुद को फंसता हुआ देखता है तो वो भी मिस्टी को आगे की तरफ धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। उसे जाता हुआ देख आरव उठने वाला होता है। तभी रोहन उसे बोलता है, जाने दो आरव, ये अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मिस्टी आरव और रोहन को देखते हुए बोलती है, वो जिया वो कहाँ गई? तभी आरव उसे बोलता है, चलो। वो तीनों बाहर आकर देखते हैं जिया वहां नहीं थी, तो वो तीनों भी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वहीं से कुछ दूरी पर जिया उस खाली सुनसान सड़क पर रोते हुए भाग रही थी। उसकी चुनरी तो उसी घर में छूट चुकी थी। उसका दूसरा दुपट्टा भी अस्त व्यस्त हो चुका था। वो रोते हुए जोर से चिल्लाती है, आदित्य आ। जिया उस सड़क पर फिर से आगे की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर आगे की तरफ गिरने वाली होती है कि तभी एक हाथ उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेते हैं।
जिया ये महसूस करते ही तुरंत सामने देखती है, उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आदित्य का चेहरा था। उसे देखते ही जिया रोते हुए उसके गले लग जाती है। आदित्य जिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जिया बहुत जोर जोर से रो रही थी। आदित्य उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, तभी जिया उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए उससे बोलती है, मार दिया आदित्य, मेरी बच्ची को मार दिया। अंकल ने मेरी आरू को मार दिया। मुझे मेरी बच्ची लाकर दो। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए आदित्य। वापस लाओ मेरी आरू को। ये बोलते हुए जिया नीचे उसी सड़क पर बैठ जाती है। आदित्य ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा था, वो जिया को ही देख रहा था। तभी वहां पर मिस्टी, रोहन और आरव आ जाते हैं। वो तीनों सामने देख रहे थे। जिया उस दिन हुआ सब कुछ चिल्लाते हुए पागलों की तरह आदित्य से बोल रही थी। ये देखते ही मिस्टी भी रोने लगती है। रोहन उसे देखता है तो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। मिस्टी उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगती है। तभी वहां जोर से बारिश होने लगती है। सभी भीगने लगे थे। आदित्य जिया को अपने सीने से लगा लेता है। तभी जिया गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाकर बोलती है, मुझे मेरी आरू चाहिए आदित्य। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसे मार दो जिसने मेरी आरू को मुझसे छीन लिया। आदित्य, मेरी आरू रो रही थी फिर भी उसे मार दिया। मेरी गोद में मेरी बच्ची मर गई आदित्य। आदित्य की आंख में आंसू के साथ एक आग बढ़ रही थी जो शायद उसने उस दिन कहीं दबा ली थी। उसकी पकड़ जिया पर का जाती है। तभी वो उसे देखता है। जिया उससे ये बोलते हुए धीरे धीरे बेहोश हो रही थी। मार दो उसे, या मेरी आरू को वापस लाओ। मेरी बच्ची को मर। ये बोलते हुए जिया आदित्य की बाहों में बेहोश हो जाती है। आदित्य जिया का चेहरा देखता है। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। आदित्य और जिया दोनों ही बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे। तभी आदित्य जिया को आप सीने से लगाते हुए नफरत से बोलता है, तुम्हारी कसम है मुझे, अब सारा हिसाब पूरा होगा। सब मरेंगे। जिसने उस दिन एक की बहन को रुलाया वो सब मरेंगे। जिया ने बेहोशी में भी आदित्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर के रखा था। आदित्य जिया को गोद में उठाकर कार में ले आता है और उसे अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।